हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, उसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। तो सबसे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम लेवल होता क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो देखो, इक्विलिब्रियम लेवल होता क्या है। इक्विलिब्रियम वो लेवल होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। मतलब इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड हुई है उतनी ही क्या हुई है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई भी हुई है। दोबारा से बात करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल वो लेवल होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इक्वल। मतलब इकोनॉमी में जितनी डिमांड हुई है उतना ही फर्म से सप्लाई किया है, उस लेवल को कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। हमने क्या बात करा, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में कहते हैं एडी और एग्रीगेट सप्लाई को कहते हैं एएस। हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में देखा था, एग्रीगेट इज अ सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। दो सेक्टर मॉडल को हम लेके चले थे जिसमें हमने कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लिया था। ऐसे ही जो एएस होता है, एएस इज सम ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग। मतलब और एएस किसके इक्वल होता है, वाई। मतलब एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होता है। जितना इनकम एग्रीगेट सप्लाई होगा उतना ही क्या होगा, इनकम होगा। और इनकम को या तो मैं कंज्यूम करूंगा या मैं सेव करूंगा। जैसे 100 रुपए मेरी इनकम है तो या तो मैंने अगर 70 रुपए कंज्यूम कर लिया है तो 30 रुपए मैं सेव करूंगा। तो इट मींस एग्रीगेट एएस या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस एस। अब सी से सी कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा आई इक्वल टू एस। मीन्स हमने बोला इक्विलिब्रियम लेवल अगर एडीएस के बराबर है तो भी इक्विलिब्रियम लेवल है, और अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर है इसको भी हमने बोला इट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है। अब जो पूरा हमारा ये चैप्टर है इसमें हम इक्विलिब्रियम लेवल देखेंगे दो अप्रोच से। जो हमारा पहला अप्रोच होगा वो होगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा होगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इन दोनों अप्रोचेस को हम स्टार्ट करें इससे पहले हमें कुछ अजम्पशंस माननी पड़ेगी कि भाई अगर हम ये जो भी अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का अप्रोच स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें 4 अजम्पशन माननी पड़ेगी। 4 अजम्पशन ये है कि हमारी जो हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को, वो 2 सेक्टर इकोनॉमी पे स्टडी करेंगे। कह रहा द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो हम इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालेंगे, इज टू बी स्टडीड एट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल का मतलब है यहां पर सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड होंगे। ठीक है, फर्म और हाउस होल्ड होंगे। 2 सेक्टर इकोनॉमी को स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल पे जहां पर फर्म एंड हाउस होल्ड ही है सिर्फ। दूसरा कह रहा है ये अजम्पशन, ये अज्यूम करा जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब इनकम फिक्स है, कांस्टेंट है, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा इक्वल रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तीसरा कह रहा प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस लेवल इज अज्यूम्ड टू बी रिमेन कांस्टेंट। और जो हम ये इक्विलिब्रियम लेवल निकालेंगे ना ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। तो हमारा चौथा जो एजम्पशन है वो क्या हो गया, जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा या इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो हमारा क्या होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होगा। सबसे पहला हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच करेंगे जिसको हम एडीएएस अप्रोच भी बोलते हैं। हमें इस जो टॉपिक है हमारा, इस अप्रोच से हम क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। तो हमने वैसे तो डिस्कस कर लिया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की क्या होता है, इक्वल होता है। और जो ये हमें थ्योरी दी है ये हमें दी है केनियनसन थ्योरी ने, केनियनसन थ्योरी। तो केनियनसन थ्योरी ये कहता है कि जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है
वो पॉइंट हमारा एग्रीगेट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और वहां से जो इनकम, उस लेवल पर जो इनकम होती है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, जैसे एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जहां पर ये एक दूसरे के इक्वल है, वो होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इससे जो इनकम ड्रॉ हो रही है, यहां से जो इनकम ड्रॉ करी हमने, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, अब मैं आपको इसको सबसे पहले टेबल से कराता हूं, फिर डायग्राम को और अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी कि भाई हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, ये हमें लाख्स में दे रखे हैं कि पहले 0 है, फिर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 हजार। भाई जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे कंजम्पशंस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जैसे हमारे कंजम्पशन बढ़ेंगे हमारी सेविंग भी बढ़ेगी। बट हमने अभी पिछले टॉपिक में अजम्पशन देखे थे कि इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मींस जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो मैं कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट को, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड है। जैसे 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, 280 प्लस 40 320, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 40 480, 520 प्लस 40 560। तो इस तरीके से हमारे को 80 हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं एस। एस किससे बनता है, सी प्लस आई, सी प्लस एस। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 40 माइनस 40 0 हो जाएगा, 120 माइनस 20 100, 20 प्लस 0 200, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 40 400, 500 600। तो इस तरीके से एडी और एस आपको मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर एडी और एस क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और हम देखते हैं हमारी इनकम भी कितनी है यहाँ पर, 400। इट मींस यहां पर इनकम हमारी कितनी होगी, 400। ठीक है, अच्छा जो इससे पहले हुआ, इससे पहले क्या है, इन कंडीशंस में हमारे पास एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या हमारे पास कम है। हमने इसको बता दिया, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा सबसे पहले इसको हम डायग्राम में और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये हमें नेशनल इनकम, मतलब या तो एग्रीगेट सप्लाई या वाई, या इसको सी प्लस एस भी बोल सकते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा बात करते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बात करा जहां पर ये दोनों कट होंगे, मतलब इक्वल होंगे, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहां पर एडी किसके बराबर होगा, एस के बराबर होगा। ठीक है, और जिस इनकम पर ये ड्रॉ होगा उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम इनकम लेवल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं कि व्हेन एडी इज मोर देन एस। इन कंडीशन में हम देख रहे हैं क्या, जब एडी क्या है, ज्यादा है, मतलब हमारे डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा, वो सबसे पहले जब भी ऐसी सिचुएशन होगी व्हेन प्लान एडी। अच्छा जब भी हम बात करते हैं, जो हम ये बात कर रहे हैं ना, ये हमने प्लान करा है, ये भी एक्चुअल नहीं, ये प्लान इकोनॉमी की बात कर रहा है। व्हेन प्लान एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन प्लान एग्रीगेट सप्लाई, कह रहा है जब प्लान एग्रीगेट डिमांड प्लान एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हुआ, देन सी आई कर्व्स अबव द 45 लाइन। सी आई कर्व का मतलब है वो किसकी बात कर रहा है, एडी की बात कर रहा है। एडी कर्व क्या होगा, अबव द 40 लाइन, अबव द 45 लाइन। अबव द 45 लाइन का मतलब है कि देखो ये है 45 लाइन और ये है सी प्लस आई लाइन। इसका मतलब क्या है भाई, इस टाइम जो सी प्लस आई लाइन है, मतलब ये वाली लाइन है, सी प्लस आई लाइन है, वो 45 डिग्री लाइन से क्या है, अबव है, ये ऊपर है। तो इसलिए इसको बोला गया अबव, सी प्लस आई लाइन इज अबव द 45 डिग्री लाइन। ठीक है, इट मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर फर्म जितना भी प्रोड्यूस कर रही है गुड्स,
हाउस होल्ड और फर्म मिलके उससे ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। इसको रीड करते हैं, कह रहा है इट मींस कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स। मतलब जो कंज्यूमर और फर्म है ना, वो दोनों मिलकर ज्यादा गुड्स की क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, जितना फर्म प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जितना भी ये फर्म है, ये हाउस होल्ड और फर्म है, जितना फर्म गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड और फर्म डिमांड कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। अब इससे हो क्या जाएगा, इससे होगा द प्लान इन्वेंट्री वुड बी फॉल द डिजायर्ड लेवल। इसका मतलब ये होगा, देखो अब जब डिमांड ज्यादा है, सब प्रोडक्शन कम है, तो इससे ये होगा कि जो हमारी इन्वेंट्री है, जो हमने इन्वेंट्री सेव कर रखी है, उसका इन्वेंट्री का यूज होने लगा, तो हमारी इन्वेंट्री धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम इन्वेंट्री का यूज करके डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। तो डिमांड को फुलफिल कर देंगे तो हमारी एग्रीगेट जो हमारा इन्वेंट्री है, जो हमने स्टॉक मेंटेन कर रखा है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर लेवल। मतलब हमें जो ये इन्वेंट्री लेवल वापस ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्म वुड इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब जो फर्म है ना, उसको आउटपुट या सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। भाई अगर आप आउटपुट बढ़ाओगे या प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट द आउटपुट लेवल। मतलब वो तब तक बढ़ाएगा जब तक आउटपुट और मतलब जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं आता। क्या ना, वेयर एडी बिकम्स इक्वल टू एस। मतलब वो तब तक बढ़ाते रहेगा, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई को तब तक बढ़ाते रहेगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आ जाएंगे। जैसे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, मतलब एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड तो ज्यादा है, जब सप्लाई भी इसके इक्वल आ जाएगा तब वो क्या कर देगा, फिर वो स्टॉप कर देगा, क्योंकि अब वो किस सिचुएशन पर आ गए हैं, वो इक्विलिब्रियम लेवल पर आ गए हैं। फिर क्या होगा, देन देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज द वो प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन हम इंक्रीज नहीं करेंगे। तो मतलब हमें जब ये अनइक्वल है, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो इस सिचुएशन में हम सिंपल सी बात है अपनी सप्लाई धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और जब वो दोनों मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम चेंज नहीं करेंगे। अब ऐसे उल्टा करते हैं, कह रहा है व्हेन एडी इज लेस देन एस। मतलब वो इस नीचे वाली सिचुएशन के बारे में पूछ रहा है, जब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगा। तो क्या है, व्हेन एडी इज लेस देन एस देन सी प्लस आई लाइज बिलो द 45 लाइन। देखो ये सी प्लस आई लाइन है, ये क्या है, सी प्लस आई लाइन है। तो अब सी प्लस आई लाइन क्या है, बिलो है। मतलब ये था हमारे पास 45 डिग्री वाली लाइन, 45 वाली डिग्री लाइन से सी प्लस आई की लाइन, ये हमारे पास सी प्लस आई की लाइन ये वाली, और ये है हमारी 45 डिग्री वाली लाइन। तो अब कह रहे हैं जो सी प्लस आई की लाइन है वो बिलो है, नीचे है। तो यस, हमें डायग्राम में दिख रहा है वो नीचे है। ठीक है, इट मींस कंज्यूमर एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग लेस गुड्स। अब इसका मतलब जितना भी सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी में इतना सप्लाई हो रहा है और उसको खरीदने वाले लोग कम है, मतलब खरीदा कम जा रहा है। इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट द प्लान इन्वेंट्री वुड राइज। इससे होगा भाई जो आपका इन्वेंट्री है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि उसका यूज नहीं हो रहा है। कह रहा है टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज। कह रहा है जो अनवांटेड इंक्रीज है, मतलब एक तो होना चाहिए स्टॉक, बट अननेसेसरी स्टॉक जो या अनवांटेड स्टॉक जो इकट्ठा हो रहा है उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्म प्लान टू डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब फर्म क्या करेगा, अपनी सप्लाई को, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड कम है, अब जो प्रोड्यूसर वो सप्लाई को धीरे धीरे कम करने लग जाएगा, और जब ये वापस दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो फिर स्टॉप कर देगा, फिर वो चेंज नहीं करेगा। तो वही कह रहा है अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट आउटपुट लेवल। मतलब जब वो बैक आउटपुट लेवल पे आ जाएगा, मतलब इक्वल लेवल पर आ जाएगा, वेयर एडी बिकम्स इक्वल टू एस। जब एडी एस के बराबर हो जाएगा देन एंड देयर इज नॉट फर्दर टेंडेंसी टू चेंज। मतलब वही चीज है, कहने का मतलब जब ये कम होगा ना, एग्रीगेट डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई को हम धीरे धीरे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, तो सप्लाई को या तो बढ़ा देंगे या सप्लाई को कम कर देंगे। मींस हमें चेंज किसको करना है, सप्लाई को या आउटपुट को। ठीक है,
सो आई होप आपको हमारा फर्स्ट अप्रोच जो कि हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना सेकंड अप्रोच करते हैं जो है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहता है कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा और उसको हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी बोलेंगे। तो जैसे कि हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। ये वर्ड प्लान इसलिए यूज करा है, ये हम प्लानिंग कर रहे हैं, आज प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कितना सेव करेंगे और कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये कर नहीं चुके कि हमने कर दिया है, ये हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इतना प्लान करेंगे और इतना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन में इनकम 0, 100, 200, 300, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, सेविंग भी पहले माइनस में था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव में हुआ। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने डिस्कस करा था, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप देखोगे यहां पर तक तो क्या है, यहां तक तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। इस वाले अगर उसमें देखोगे ऊपर के 4 लेवल पे तो सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। यहां पर एस आई के इक्वल है जिसको हमने कहा इक्विलिब्रियम लेवल है, और यहां पर हमारा सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। ना तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होना चाहिए, ना इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए परफेक्ट कंडीशन कौन सी है, हमारे लिए परफेक्ट कंडीशन है सेविंग इनकम के इक्वल होना चाहिए। तो हम सेविंग ड्राइव भी कर देते हैं। ये वाली तो हमें पता ही एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। जहां एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, वहां पे सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। वैसे देखो यहां पर जो सेविंग है ये नेगेटिव सेविंग है, और इसके ऊपर अगर जाते हैं, इस पॉइंट से अगर ऊपर जाते हैं तो यहां पर पॉजिटिव सेविंग है। ठीक है, बट जहां पर सेविंग क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है और ये हमारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। तो आप इस डायग्राम को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर 2 कंडीशन होती है। हमने बोला कि जब जाओ सेविंग ज्यादा हो या सेविंग कम हो। अगर मुझे बताओ, अगर सेविंग ज्यादा है इसका मतलब ये है लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं और सेव ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब देखो क्या है, इफ प्लान्ड सेविंग इज मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इट मींस हाउसहोल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू। मतलब फर्म ने जितना सोचा था ना ये खर्च करेंगे, उतना खर्च नहीं कर दे रहे, उतना उन्होंने क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। एज ए रिजल्ट द इन्वेंट्री राइज अबव द डिजायर्ड लेवल। अब जब वो अपना खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई खर्च, पैसे ही खर्च नहीं कर रहे, तो इन्वेंट्री लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री का यूज ही नहीं हो रहा, खरीद नहीं रहे इन्वेंट्री को। अब इसको जो इन्वेंट्री बढ़ गया है, ये अनवांटेड इन्वेंट्री बढ़ गया है, इसको खत्म करने के लिए क्या करा जाएगा, फर्म वुड हैव प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन। अब इसको भाई ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है इन्वेंट्री का ज्यादा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगे तो हम वहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन को रोक देंगे और वही पॉइंट क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ऐसे ही हम बात करें सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब ये वो सिचुएशन है, इफ प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इट मींस दैट हाउसहोल्ड आर कंज्यूमिंग मोर देन एंड सेव लेस देन व्हाट द फर्म एक्सपेक्टेड। अब इसका उल्टा हो रहा है, मतलब फर्म क्या कर रही है, हाउसहोल्ड कंज्यूम ज्यादा कर रहा है और सेव कम कर रहा है। मतलब मेरी इनकम जो भी है उसका मैं खर्च ज्यादा कर रहा हूं और सेव कम कर रहा हूं। ये भी सिचुएशन ठीक नहीं है। इस सिचुएशन का भी रिजल्ट क्या निकलेगा, इससे भी क्या होगा, जो हमारा इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगा। इन्वेंट्री है जो डिजायर्ड लेवल है, जो हमने स्टैंडर्ड लेवल सेट करा है उससे भी नीचे आ जाएगा। तो इस लेवल को ठीक करने के लिए जो वो है फर्म है क्या करेगी, प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। तो कह रहा है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू डिजायर लेवल, वापस डिजायर लेवल पे पहुंचने के लिए फर्म वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, फर्म क्या करेगी, अब प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगी। और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगे उसके बाद वो कोई चेंज नहीं करेगी, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गया है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट
कंट्री के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी में जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है, ना तो इससे ज्यादा ना इससे कम। मतलब जितनी डिमांड इतनी है तो इतना ही सप्लाई सबसे बेस्ट होता है। अगर इससे कम सप्लाई कर रहे हैं तो भी खराब सिचुएशन है, या इससे ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो भी खराब सिचुएशन है। इट मींस या तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो, ये होगा हमारा फर्स्ट अप्रोच, या दूसरा सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो, ये हमारा होगा दूसरा अप्रोच। और दोनों अप्रोच बेस्ट अप्रोच होती है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश को ये हमेशा दोनों इक्वल होना चाहिए अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो। सो आई होप आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब हम अपने जो 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनको कवर करेंगे, जैसा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पहले समझते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, बट यहां पर हमने क्या किया होता है, देखो यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, बट यहां हमने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन का है। मींस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है तो हम उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हम इसको रीड करते हैं, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे। अब कह रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जब हमने क्या करा होता है, अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसके बावजूद भी हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है, तो उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आप यहां पे देख रहे हो, अगर हम फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं अपने रिसोर्सेज का तो हमारा इक्विलिब्रियम ये ई पॉइंट आता है, इसको कहते हैं फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट हमारा जो रिसोर्सेज है उनको फुल यूटिलाइजेशन नहीं करा है, तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना एफ, इसी पॉइंट को बोला गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इसको बोला ये वो सिचुएशन होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। मतलब रिसोर्सेज हमारे फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, ठीक है। सो एक मिनट, सो अब हम अपने थर्ड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल तो होते हैं, बट वहां पर जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इस डायग्राम से समझते हैं, वैसे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इक्वल है। इसी को मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है उसमें होता क्या है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो ज्यादा होती है। आप देखोगे यहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा है, मतलब जितनी हम सप्लाई कर सकते थे उससे ज्यादा डिमांड हो रही है, तो उससे एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो ये मैच कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको कहेंगे हम ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो आई होप आपको ये छोटे छोटे तीनों टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो अब हम अपने लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिंपल सा ये एक रेशियो है, किसका, रेशियो ऑफ इनकम एंड रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बहुत इजी और लैंग्वेज भाषा में बताऊं तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो ये बताता है कि अगर आप इकोनॉमी में कुछ पैसा लगाओगे तो उससे कई मल्टीपल्स टाइम इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी। जैसे इकोनॉमी में 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया तो उससे 10,000 करोड़ तक की या 5,000 करोड़ तक की क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। तो ये बताएगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बताता है कि आपकी इनकम इन्वेस्टमेंट कितने गुना में, मतलब 5 टाइम में कन्वर्ट हो गई इनकम में, या 10 टाइम्स में, या 4 टाइम्स में। दो समझते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला के का ये वाला फॉर्मूला है। के का फॉर्मूला है, इट इज अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम
इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया, बट और ये इसको डेफिनेशन में बोल दिया इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से जो इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से जो इनकम में चेंज हुआ उसके रेशियो को आप क्या बोलते हो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। या दूसरा कह रहा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर स्टेट्स दैट इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द फाइनल इनकम बाय मैनी टाइम्स। मान लो मैंने इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा इकोनॉमी में, अगर उससे 500 करोड़ की इनकम जनरेट हुई तो इट मींस 5 टाइम जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना है, 5 टाइम है। मतलब हम कितना भी पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे वो 5 टाइम क्या कर देगा, उसको इनकम में कन्वर्ट कर देगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 रुपए क्या करा है, एक इकोनॉमी के अंदर 4,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, 4,000 करोड़ इन एन इकोनॉमी जनरेट्स एन एडिशनल इनकम बाई 16,000 रुपए। वही फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास कि भाई K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा ई। कह रहा इकोनॉमी में हमने कितने रुपए लगाए, 4,000 करोड़ रुपए लगाए इकोनॉमी में, और उससे हमें इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट कर दी, 16,000 करोड़ की इनकम जनरेट कर दी। इट मींस जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना है, 4 टाइम्स में। सो डेफिनेशन को हमने एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इसके 2 फॉर्मूले और हैं, इसको थोड़ा हम समझ के करते हैं कि ये कैसे आए 2 फॉर्मूले, जिसके 2 फॉर्मूले और कैसे बने हैं। वैसे तो होता है फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी या फिर 1 अपॉन में एमपीएस। इसका थोड़ा सा हम डेरिवेशन देख लेते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमें एक इक्वेशन पता है, ये होता है y इक्वल टू सी प्लस एस। हमें पता है इनकम हमारी किसके बराबर है, हमारी इनकम होती है, अगर मैंने 60 रुपए कंज्यूम करा तो 40 रुपए सेव करूंगा, मतलब इन दोनों का सब इनकम का इक्वल होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सी प्लस आई कर देता हूँ, एस की जगह मैं आई कर सकता हूँ, क्योंकि सेविंग इसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। इसका एक और मतलब होता है कि मैं पूरी सेविंग को क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कभी भी सेविंग को मैं पूरा का पूरा क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर मेरा y इक्वल टू सी प्लस आई है तो डेल्टा वाई डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई के इक्वल होगा। मतलब अगर मेरी इनकम में चेंज हुई तो वो भी इन दोनों के चेंज के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा वाई, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा वाई। तो मैंने क्या करा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई। ये वाई से वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एमपीसी, क्योंकि इसका हमने फॉर्मूला देखा था। और इसको भी क्या करो, आप ऊपर भी डेल्टा आई से डिवाइड कर दो, जैसे ऊपर है डेल्टा आई तो डेल्टा आई से डिवाइड कर दिया, और नीचे है डेल्टा वाई, इसको भी डेल्टा आई से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1, और डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई हो जाएगा आपका के, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई हो जाएगा के। इट मींस ये इक्वेशन मिल जाएगी 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस में 1 बाई के। ठीक है, ये इक्वेशन होंगी। अब एमपीसी को आप इस तरफ ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या 1 बाई के। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा के इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, या 1 माइनस एमपीसी को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में एमपीएस। 1 माइनस एमपीसी को हम एमपीएस लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि एमपीसी प्लस में एमपीएस का सम कितना होता है, 1 होता है। अगर एमपीएस निकालना है मुझे तो मैं क्या करता हूँ, ये इधर ले अगर माइनस कर दूंगा एमपीसी, तो मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस एमपीसी की जगह पे एमपीएस लिख दिया है। तो ये 2 फॉर्मूले ऐसे ही आपके डराइव हो जाएंगे। ये फॉर्मूले वैसे मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आपको हमारी वीडियो ऐसे ही पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।